साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 बी का गलत इस्तेमाल करते हुए दहेज हत्या के लिए व्यक्तियों को गलत तरीके से दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 बी दहेज हत्या के तहत अपीलकर्ता आरोपी की दोष सिद्धि पलटते हुए कहा, जबकि कोर्ट ने बार बार इस प्रावधान के तत्वों को निर्धारित किया है, ट्रायल कोर्ट बार बार वही गलतियां कर रही है। कोर्ट ने कहा कि राज्य न्यायिक अकादमियों को हस्तक्षेप करना चाहिए। साथियों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है उन लोगों के लिए जो लोग बेवजह बिना किसी कारण के दहेज हत्या जैसे गंभीर मामले में फंसा दिए जाते हैं, लिप्त कर दिए जाते हैं। और मैं इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा के रखें, जिससे जो भी लैंडमार्क जजमेंट होती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, सरल और सिंपल भाषा में। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट। मेरे से दहेज हत्या जैसे मामलों में आप कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई इसमें मदद कर पाया या इस केस को समझने में मैं आपकी कोई मदद कर पाया। साथियों, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला होता है, और जैसा मैंने कहा है कि अगर हमने कोई अपराध नहीं करा तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट में अगर जीत हुई है तो न्याय की जीत हुई है, जस्टिस मिला है, अन्याय के खिलाफ एक जीत हुई है। और जिन लोगों को इस दहेज हत्या में फंसाया गया था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने दहेज हत्या नहीं की है। अपीलकर्ता के खिलाफ दहेज हत्या और अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के आरोप थे, जिसकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई, और उसके बाद इन अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और कुल 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि कर दी। इन निर्णयों को चुनौती देने के लिए जो अक्यूज था, उसने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों, आप जरूर इसको ध्यान से सुनिए। जस्टिस अबे एस ओक और जस्टिस उज्जवल गुहान की खंडपीठ ने शुरू में धारा 304 बी के आवश्यक तत्वों की चर्चा की कि मेन अगर हमें दहेज हत्या साबित करनी तो हमें किन चीजों को साबित करना बहुत जरूरी है, मेन बिंदु क्या है। सबसे पहले मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई होगी या सामान्य परिस्थितियों के अलावा उन परिस्थितियों में हुई होगी। ये उसकी शादी के 7 साल के भीतर हुई होगी। इसके अलावा उसकी मृत्यु से ठीक पहले, बार बार बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक पहले दहेज की मांग के लिए उससे क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा। तो साथियों, जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, माननीय जजेस के सामने आया, और यहाँ पे जब उसके भाई के बयान देखे गए, स्टेटमेंट देखी गई, और उसकी माँ की स्टेटमेंट देखी गई, तो माँ की स्टेटमेंट में ये जरूर था कि दहेज के लिए मांग की गई है, बट उसने कहीं भी स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा कि दहेज के लिए कोई क्रूरता की गई है, कोई उत्पीड़न किया गया है। आत्महत्या से पहले ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई है। उसके बाद उनके भाई का बयान पढ़ा गया, और भाई में के बयान में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां देखी,
क्योंकि भाई ने भी कहा कि दहेज की डिमांड की गई है और वो बहुत पहले की गई थी, बट आत्महत्या से पहले कोई भी दहेज की डिमांड नहीं की गई है और ना ही कोई उत्पीड़न हुआ है, ना कोई क्रूरता हुई है। ये मतलब उसने अपने स्टेटमेंट में कहा। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका जो सेक्शन 113B है वो एक बहुत ही क्लियर कट शब्दावली है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के तहत अनुमान लगाने के लिए भी ये साबित करना आवश्यक है कि अपीलकर्ता को उसकी मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था या पड़ा होगा। अब एक एग्जांपल लेते, एक लड़की ने अभी सुसाइड करी और उससे आधे घंटे पहले उसके हस्बैंड ने, या हस्बैंड, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि उसके सुसाइड करने से चंद मिनटों पहले या आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले घर में भयंकर लड़ाई हुई है और उसके रिलेटिव ने या उसके हस्बैंड ने या उसके परिवार वालों ने उस लड़की को जलाया है, काटा है, मारा है, पीटा है, उसके साथ क्रूरता की है और दहेज की डिमांड की है, दहेज मांगा है। और वो जो क्रूरता की है और वो जो उत्पीड़न किया वो दहेज से रिलेटेड होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, आईपीसी 304 भी दहेज हत्या की बात करती है। अगर लड़की ने आत्महत्या करी और उससे चंद मिनटों पहले या चंद घंटे पहले उससे दहेज की मांग करी गई है और वो उस सदमे को सह नहीं सके और उसने आत्महत्या कर ली, बट ये प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि ये प्रूव करेगा बियॉन्ड एनी डाउट। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो था वो ये सारी चीजें प्रूव करने में नाकामयाब रहा। और यहाँ पे जो माननीय हमारे एडवोकेट थे उन्होंने बाखूबी तैयारी, मैंने बताया ना बॉस कि जब भी आप इस टाइप के गंभीर मुकदमे लड़ते हैं, दहेज हत्या जैसे मामले हो, चाहे पॉक्सो के मामले हो, चाहे रेप के मामले हो, चाहे मर्डर के मामले हो, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती, पूरी तैयारी करनी पड़ती है, चेन ऑफ इंसिडेंट बनाना पड़ता है और देखना होता है कि चार्जशीट में क्या लिखा है, एफएसएल रिपोर्ट क्या कह रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है, विसरा रिपोर्ट क्या कह रही है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है ये, और कोई लड़की ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है कोई, वो सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ी और इस पर आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने साक्ष्यों का अध्ययन किया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष मृतक की मां के बयान की जांच करते हुए उसने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 3 बयानों में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक चूकें थी। इसके अलावा उसने क्रूरता या उत्पीड़न के किसी विशेष कृत्य का भी उल्लेख नहीं किया। मैंने कहा ना कि मां ने नहीं कहा कि कोई, उन्होंने बोला कि दहेज की डिमांड करते, ठीक है, बट आत्महत्या से पहले कोई डिमांड नहीं हुई। मैं बार बार करो, आत्महत्या से पहले कोई दहेज की डिमांड नहीं हुई, कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, कोई क्रूरता नहीं हुई। और बाबा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आईपीसी 304B तब ही मान्य होगी अगर आत्महत्या से चंद घंटे पहले या आधा घंटा पहले उसके साथ क्रूरता की गई हो दहेज को लेके। यहाँ बाबा दहेज की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है साथियों। और मैं बार बार इन चीजों को कह रहा हूं कि प्लीज अगर आप इस टाइप के किसी मुकदमे में गलत फंसे हैं तो एक 3 चीजों पे दिमाग लगाएं। एक अच्छे एडवोकेट से सलाह मशवरा करें, अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें और ये देखें कि अगर कोई सुसाइड हुआ है तो वो कब हुआ है, वहां पे हालात क्या थे, कौन घर में था, कौन नहीं था, है ना। बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ता है और ये काबिल एडवोकेट, एक अच्छा एडवोकेट ही जो आपकी बात को समझने में कामयाब हो, अच्छी तरह समझ सकता हो, वही इसको आगे केस को कर सकता है। तो ये एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपराध मुक्त करें, अपने बच्चों को एक शांतिपूर्ण जीवन जिए। और आने वाले वक्त में मैं बहुत सारी वीडियो देने वाला हूं आईपीसी 304B पे और इंडियन एविडेंस एक्ट 113B पे। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मैं हमेशा आपके साथ हूं। और ये सारी चीजों को देखते हुए, सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, सारे एविडेंस को देखते हुए, सारी स्टेटमेंट को देखते हुए, सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट, सब चीज को देखते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की जो अपील थी उसको स्वीकार करा और पूरे केस को रद्द करा और इनको बाइज्जत बरी करा। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन जो है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पे आप जाके मेरे नंबर और सब देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।